हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज चल रही है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपके लिए मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के आए हैं। यानी कि आपको जो कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा सबका एग्जैक्ट रेफरेंस दिया हुआ है, किस मॉड्यूल का ये टॉपिक है, किस यूनिट का ये टॉपिक है। स्ट्रक्चर्ड वे में सीरीज चल रही है। बस आपका काम है समय से सीरीज के साथ में जुड़ जाना। तो ये जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल बी है। मॉड्यूल ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मॉड्यूल ए के सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं, जहां पर मॉड्यूल ए आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसल नॉर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज आपसे। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। तो मॉड्यूल बी के यूनिट नंबर 13 का ये पार्ट है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 के बारे में। इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देन आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड, जहां पर आपको जेआईबी सीआईबी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो समझते हैं यहां पर। बेसिकली ये जो बेसल शब्द आया है, बेसल, बेसल क्या है, बेसल नाम क्यों है, बेसल नाम का अर्थ क्या है। तो बेसिकली बेसल एक शहर का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। यहीं पर एक बैंक लोकेट हुआ करता था और हुआ करता है, जिसका नाम है बीआईएस, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसी ने सबसे बारे में, ठीक है, ऐसे नॉर्म्स बनाने के बारे में सोचा था जो कि बैंक को रिस्क से बचा सके। और एक रिस्क आया था, जर्मनी में एक बैंक डूब गया था जिसका नाम था हरस्टैट बैंक, हरस्टैट बैंक ऑफ जर्मनी। तो उसको हरस्टैट रिस्क कहा गया, हरस्टैट रिस्क। ठीक है, तो उसी को लेकर के कि एक कोई ऐसी कमेटी बनाते हैं जो ऐसे नॉर्म्स बनाए जिससे बैंकों के साथ जो फील्ड की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से समाधान मिल सके। तो उसी को ध्यान में रख करके आगे इनको रिलेट किया गया था। पहले नॉर्म्स 1988 में आए थे, बनाने का कंफर्मेशन 74 से शुरू हो गया था, 74 से। दैट्स वाई ये जो बेसल है ये क्या है, शहर है स्विट्जरलैंड का, जो कि किसका हेडक्वार्टर है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि बीआईएस का हेडक्वार्टर है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये स्टैब्लिश हुआ था 17 मई 1930 को, और ये दुनिया का सबसे पुराना फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ना तो इतना पुराना वर्ल्ड बैंक है, ना तो इतना पुराना आईएमएफ है, क्योंकि ये दोनों अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फाइंड हुए। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। 17 मई 1930 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, देयर आर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी, और इसके 2 ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं बीआईएस के, हांगकांग में और मैक्सिको सिटी में। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में और कोई ऑफिस नहीं है। तो बेसल शब्द आपको क्लियर हो गया कि बेसल का मतलब क्या है यहां पर। देन बेसल 1, पहले नॉर्म्स देखो, अब तक के बेसल 3 नॉर्म्स आ चुके हैं। बेसल 1 आया, उसके बाद अपग्रेड किया गया, बेसल 2 आया, फिर अपग्रेड किया गया तो बेसल 3 आया है। अब तक 3 नॉर्म्स आ चुके हैं और इंडिया में, ठीक है, अभी तीसरा इंप्लीमेंटेड है, तीसरा ही चल रहा है। बेसल का 4th नॉर्म्स अभी कोई नहीं आए हैं, तीसरा सबसे लेटेस्ट है और ये 2010 में आया था, 2010 में। पहला वाला कब आया था आपके सामने मेंशन्ड है 1988 में। और जिस कमेटी ने, बीआईएस ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने इस नॉर्म्स को बनाया है। उस कमेटी को शॉर्ट में हम बीसीबीएस के नाम से जानते हैं, यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इन 1988 द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इंट्रोड्यूस अ कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड द बेसल कैपिटल एकॉर्ड। ये कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम था, यानी कि मेन उद्देश्य था यहां पर कि जब कभी भी बैंक लॉस में जाएगा या बैंक डूबेगा तो किसकी कमी से डूबेगा, पैसे की कमी से। हमेशा इंसान बैंकक्रप्ट होता है तो उसका मतलब क्या है, पैसे नहीं है उसके पास लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो अगर बैकअप में आपके पास कैपिटल हो जो आपके ऐसे टाइम पर, जिस टाइम के बारे में आपने नहीं सोचा है, अगर वो टाइम अराइज हो जाता है और उस कैपिटल से आप अपना समय काट लो तो आप सरवाइव कर सकते हो। समय कभी भी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकता है, कुछ के बारे में आपने सोचा है, कुछ के बारे में आपने नहीं सोचा है, लेकिन अगर कैपिटल का बफर आप अपने पास मेंटेन करते हो तो ऐसा सिचुएशन जो आपने नहीं सोची है अगर अराइज होती है तो कुछ समय आप सरवाइव कर पाओगे। और बस कुछ ही समय सरवाइव करना होता है, क्योंकि हमेशा लॉन्ग टर्म में चीजें बिगड़ी हुई नहीं होती हैं। स्टार्टिंग में तुरंत बिगड़ती हैं, फिर चीजों को मैनेज कर लिया जाता है, कोई ना कोई हेल्प कर देता है। ठीक है, बट शुरुआत में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कैपिटल बफर की बात करी गई थी, इसलिए इसको कैपिटल एकॉर्ड कहा गया यहां पर, ऑल्सो नोन एज बेसल 1। इट फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क,
बेसल 1 जो है वर्तमान में, अभी हम बात करेंगे, हम 3 रिस्क की बात करते हैं, क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, मार्केट रिस्क की बात करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं। बट बेसल 1 में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी गई थी? क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क होता क्या है? डिफॉल्ट। बैंक का बिजनेस ही क्या है? बैंक का बिजनेस है लोगों को उधार देना। बैंक का काम सिंपल है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, लोगों को, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये मेन काम है यहां पर। ठीक है, पब्लिक और पब्लिक, ये मेन काम है। अब ये जब मेन काम है तो लोगों, जब आप उधार दे रहे हो क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट का मतलब ही है उधार देना, तो क्या सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा? ऐसी कोई गारंटी है? ये जो क्रेडिट आप बांट रहे हो, ये क्रेडिट आपको मिल जाएगी? ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये क्रेडिट जो आपने दी है, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो यही जब पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आप इनको भी नहीं दे पाओगे। यही है दोस्तों क्रेडिट रिस्क। ये पूरा का पूरा बेसल 1 जो है इसी पर फोकस था। इट डिफाइंड कैपिटल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक्स। इसमें डिफाइन किया गया था कैपिटल और उसका रिस्क वेट, यानी कि जितना क्रेडिट आप बांट रहे हो, कौन किस तरीके का रिस्क में है और उसके बिहाफ पर कितना बैकअप आपको अपने पास मेंटेन करना है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां फिक्स करी गई थी 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। जो भी आपकी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% ये मिनिमम आपको अपने पास बैकअप रखना पड़ेगा। ये बेसल 1 ने कंफर्मेशन दिया था, बेसल 1 ने। ठीक है, तो बैंक एसेट्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट्स। अब 5 बकेट्स यहां बनाई गई थी, मतलब 5 बाल्टियां रख दी गई हैं। जैसे समझ लो आपके पास घर में कूड़ा होता है ना, कूड़े के लिए 3-4 प्रकार की बाल्टियां आप बना सकते हो, वेट, ड्राई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, अलग अलग तरीके का। आप उनको क्या करने के लिए? क्लैरिफाई करने के लिए, उनको डिविजिबल करने के लिए, सही तरीके से शॉर्ट करने के लिए। तो सेम एज यहां पर बेसल में रिस्क को शॉर्ट करने के लिए 5 बकेट्स। ठीक है, इन 5 बकेट्स में 0 रिस्क था, 10%, 20%, 50%, 100%। कौन सी एसेट कैसी है, किसमें कितना प्रतिशत रिस्क है? कौन सी ऐसी है जिसमें 0% रिस्क है? कौन सी ऐसी है जिसमें 10% रिस्क है? यानी कि 100 में से 10 लोग ही डिफॉल्ट करेंगे, 90 मिल जाएंगे। कौन ऐसे हैं जो 100 में से 50 भी ना मिले? कुछ ऐसे होते हैं जो 100 के 100 ना मिले, क्योंकि बैंक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों प्रकार के लोन ऑफर करता है। Assets were to be classified into one of these risk buckets. एसेट को इन्हीं 5 में से किसी एक बकेट में आपको क्लासिफाई करना है, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ काउंटर पार्टी, यानी कि काउंटर पार्टी कैसी है, कोलेट्रल कैसा है उसका, और मैच्योरिटी क्या है, उसके आधार पर। इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999। बेसल 1 को आने के बाद, बेसल 1 आई कब है? 1988 में। हमने 11 साल बाद बेसल 1 को अपनाया था 1999 में। इन इंडिया हाउएवर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 9% ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। बस इंडिया में जो मिनिमम बेसल ने कितना फॉलो करवाया? 8% का। इंडिया ने कितना फॉलो किया? 9% फॉलो किया। 1% ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर बैंकों को फॉलो करवाया। अब यहीं पर बेसल 1 में एक रेशियो आता है जिसे कुक रेशियो कहते हैं। वैसे तो इसको आप समझते हो, बेसिकली CRAR लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। CRAR कुक रेशियो, बात एक ही है यहां पर। तो ये क्या है? द बेसल 1 अकॉर्ड ऑफ 1988 एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड benchmark of 8% of CRAR was prescribed for international banks. ठीक है, thus a relationship of risk weighted assets to capital was put in place. अब यहां पर हमने क्या किया? मिनिमम 9% CRAR। तो ये फॉर्मूला है कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। और कैपिटल में 2 प्रकार की कैपिटल आती हैं, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। हालांकि बेसल 2 में टीयर 3 कैपिटल भी थी, बट उसको अब बेसल 3 में हटा दिया गया। फिर बात आती है बेसल 2 की। बेसल 2 कब आया है? 2004 में, खैर मेंशन्ड है यहां पर। 2004 में सेकंड नॉर्म्स आ जाते हैं बेसल 2। बेसल 2 एम्ड, अब देखो पहला जो आया था, जब उसके बाद दूसरा लाओगे तो कुछ चीजें इंप्रूव करोगे। पहला वाला इंटायरली फोकस किस पे था?
क्रेडिट रिस्क पर। यहां पर प्रॉपर 3 पिलर्स बनाए गए और इसको मोर रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया गया। तो प्रॉपर 3 पिलर्स कौन कौन से थे? मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एसआरपी, और तीसरा इनहांस्ड डिस्क्लोजर यानी कि मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 पिलर पर आधारित था बेसल 2 अकॉर्ड या बेसल 2 नॉर्म्स। समझ लीजिएगा, यहां पर वन बाय वन इनको समझते हैं। पहला वाला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कितनी कैपिटल अपने पास रखोगे, तो ये कैपिटल किसके लिए रखोगे। तो यहां पर तीनों रिस्क को एड्रेस किया गया। कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के लिए क्या कैपिटल रखोगे। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, उसके लिए क्या कैपिटल रखोगे, और कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ये तीनों रिस्क के लिए मिनिमम कैपिटल जो आप अपने पास मेंटेन करोगे, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम यहां पर कैपिटल अकॉर्ड यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। दिस पिलर फोकसेस ऑन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपिटल दैट बैंक मस्ट होल्ड अगेंस्ट मेजर टाइप ऑफ रिस्क। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्रेडिट रिस्क के लिए, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स। बोरोवर्स अगर जिसको उधार आपने दिया है वो पैसा ना दें, वही क्रेडिट रिस्क कहलाता है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनमें से कोई भी अप्रोच के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के थ्रू इसको निकालेंगे। पूरा प्रोसेस बताया गया। यूजेस एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, यानी कि जो अदर कंपनियों ने रेटिंग दी है उसके आधार पर निकालेंगे। क्रिसिल के द्वारा आईसीआरए एक्सेट्रा, ये वो कंपनियां हैं जो रेटिंग देती हैं। फिर बात आती है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। ये एक्सटर्नल रेटिंग बेस्ड अप्रोच थी। स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल आप अपने खुद से रेटिंग करोगे। ये मेथड जो है, ये अप्रूवल आरबीआई के द्वारा चाहिए, तभी आप इन मेथड्स को अपना सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। तो बैंक यूजेस देयर इंटरनल रेटिंग मॉडल्स टू एसेस क्रेडिट रिस्क, इसी में आईआरबी आता है। और सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क इसमें आता है फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे एमबीएस है, एबीएस है। ये जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए आप क्या करोगे, सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे। सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क तो कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में डिस्कशन किया गया। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क होता है जो मार्केट मूवमेंट से अराइज होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का अप एंड डाउन जाना, एक्सचेंज रेट का अप एंड डाउन जाना, ये सब चीजें। तो इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इक्विटी यानी कि शेयर प्राइसेस। और तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, पीपल, सिस्टम, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। बैंक में कोई फ्रॉड हो जाए, कोई सिस्टम की दिक्कतें हैं, ठीक है, ये सब चीजें ऑपरेशनल रिस्क में आती हैं। तो इन तीनों रिस्क के अगेंस्ट में क्या कैपिटल मेंटेन करोगे, इसके मेजरमेंट के प्रॉपर सिस्टम्स यहां पर बताए गए। बैंक मस्ट मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 8%, मिनिमम 8% है यहां पर, और आरबीआई ने आपको पता ही है 9% कर रखा है। पिलर 2 में आता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। पिलर 2 क्या बताता है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो सुपरवाइजरी रिव्यू में किसकी बात कर रहे हैं, इंकरेजेस बैंक टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी का मतलब ये देखो, रिस्क का सुपरविजन, ऐसे समझ लीजिएगा। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में पूरी प्रोसेस डिफाइन कर दी गई, किस तरीके से रिस्क का सुपरविजन किया जाएगा। क्योंकि जब हमें पता है ये रिस्क है, सुपरविजन कर लो ना। हमें पता है हमने जिनको लोन दिया है, ऐसा हो सकता है ये लोग लोन वापस ना करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी से नजर बना करके रखो। टाइम पर इंस्टॉलमेंट आई कि नहीं आई, डिले हो रहा है तो मैसेज करने लग जाओ, कॉल करने लग जाओ। जब सुपरविजन आपका बेटर होगा तो आप लॉसेस को रिड्यूस कर लोगे। वही चीज यहां पर बताएगी। सुपरवाइजर्स लाइक आरबीआई एसेस हाउ वेल बैंक्स आर इवैल्यूएटिंग देयर कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल। सुपरवाइजर यहां पर कौन है, आरबीआई है, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो सुपरवाइजर एसेस करता है हाउ वेल बैंक्स, किस तरीके से बैंक इवैल्यूएट कर रहे हैं बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी को, उनकी अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, जिसे आईकाप कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये मेन की कंपोनेंट रहा है। बैंक मस्ट मेंटेन कैपिटल अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ देयर रिस्क एक्सपोजर डिमांड्स इट्स। अगर बैंकों का रिस्क एक्सपोजर ये डिमांड कर रहा है कि मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बताई गई है उससे ज्यादा आप रखिए, तो उससे ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पिलर 3 आता है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है बाजार का अनुशासन। बाजार के अनुशासन से मतलब यह है कि जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उनको टाइमली करिए, जिससे जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, जिससे वो डिसीजन ले सके।
और उनका ट्रस्ट भी इनहांस हो सके। ट्रस्ट कैसे बढ़ता है? बाय द वे ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बैंक जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो सब डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या रेशियो मेंटेन कर रहे हो ये सब डिस्क्लोज करना है आपको। तो डिस्क्लोजर्स के बारे में इससे रिलेटेड है पिलर 3। तो फोकस ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्स बैंक्स टू पब्लिकली डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि पब्लिक डोमेन में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है आपकी, ये सब बताना है। द एम इज टू बिल्ड ट्रस्ट, इसका उद्देश्य क्या है? ट्रस्ट को बिल्ड करना और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना कि वो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क प्रोफाइल को इवैल्यूएट कर सके। इसके बाद बात आती है दोस्तों बेसल 3 की। बेसल 3 कब आता है? 2010 में, और वादा किया जाता है कि 2013 से इसको अपना लेंगे, लेकिन इसको अपनाते 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 8 साल लग गए। 2021 में इंडिया में पूरी तरीके से बेसल 3 को लागू कर पाए। तो बेसल 3 और बेसल 2 में क्या डिफरेंस है अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसल 3 रिलीज्ड इन दिसंबर 2010 इज द थर्ड इन द सीरीज ऑफ बेसल अकॉर्ड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इसके पहले 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आई थी जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, जहां पर अमेरिका में 22 बैंक क्लोज हो गए थे। लेहमन ब्रदर्स से स्टार्टिंग हुई थी। तो अगेन बैंक से ही रिलेटेड नॉर्म्स थे और बैंक ही क्लोज हुए थे। तब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इन नॉर्म्स को फिर से हाईलाइट मिला और जो कमियां थी नॉर्म्स में वो फिर से चेंज करी गई। तो 2004 में बेसल 2 आई थी, सोचिए 2010 में अगेन बेसल 3 यानी कि बेसल का नया वर्जन लाना पड़ा, जहां पर मेनली ये फोकस किया गया कि वो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना उसको इनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। So these accord deal with risk management aspect for the banking sector. So we can say that Basel III is the global regulatory standards और ऑन बैंक कैपिटल एडिक्वेसी। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सब जगह एक जगह फॉलो किए जाते हैं। ग्लोबल पहले वाले भी थे, ये भी ग्लोबल स्टैंडर्ड ही हैं। ठीक है, तो एडिक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, बेसल 1 एंड बेसल 2 आर द अर्लियर वर्जन ऑफ द सेम एंड वर लेस स्ट्रिंजेंट। बेसल 1 बेसल 2 इसी के वर्जन थे, लेकिन ये मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया, यानी कि मोर रिस्क सेंसिटिव रिलेटेड टू, ठीक है, रिस्क। आरबीआई इश्यूड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन बेसल 3 रिफॉर्म्स इन कैपिटल रेगुलेशन मई 2012। इंडिया में 2 मई 2012 को इसको अपनाने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, देन धीरे धीरे अपनाया गया, इसको नॉर्म्स को चेंज किया गया और फुल्ली इंप्लीमेंटेड कब से हो गया? 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से इंडिया में बेसल 3 कंप्लीटली जो है वो लागू है। अब मेजर चेंजेस देख लेते हैं। यहां पर बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 की क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। तो दैट्स वाई 3 और 2 में क्या चेंजेस हैं, मतलब बेसल 3 1 और 2 से कितना बेटर है वो समझिएगा। सबसे पहले यहां पर बेटर कैपिटल क्वालिटी पर फोकस किया गया है। बेटर कैपिटल क्वालिटी यानी कि कैपिटल में बताया था ना टीयर 1 और 81 पे जो फोकस किया गया है। तो टीयर 1 जिसको कोर कैपिटल बोलते हैं, कोर कैपिटल जो आपकी अपनी कैपिटल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रिस्क से निकालने में, तो इस पर फोकस किया गया। CET1 का मतलब है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, इसको एनहांस किया गया। बेसल 3 इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। रेगुलेटरी कैपिटल वही है जो रिस्क वेटेड एसेट्स वाली है, यानी कि कितना रिस्क वेट देंगे वो वाली रेगुलेटरी कैपिटल है। रेगुलेटरी कैपिटल आपको निकालनी पड़ती है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं उसके, अलग अलग रिस्क से रिलेटेड मेजरमेंट सिस्टम बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। कैपिटल चार्ज बोलते हैं इसको। तो रेगुलेटरी कैपिटल का मतलब जो कैपिटल चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, ठीक है, स्ट्रिक्टर डेफिनेशन पेश करी है और फोकस किया है कॉमन इक्विटी टीयर 1 द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल कहा जाता है इसको, इस पे फोकस किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर हाईएस्ट लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मेकिंग बैंक्स स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस में बैंकों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, इसलिए हाई क्वालिटी लॉस एब्जॉर्बिंग एसेट यानी कि CET1 को एनहांस किया गया। तो CET1 आप यहां पर देख लीजिएगा, मिनिमम कैपिटल बेसल 2 की बात करें तो CET1 कितना था? 2%। बेसल 3 में CET को सीधे 2.5% और बढ़ा के कितना कर दिया गया? 4%। तो यहां टीयर 1 कैपिटल कितनी थी? पूरी कंप्लीट टीयर 1। टीयर 1 में याद रखिएगा CET1 और AT1 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, ये दो चीजें होती हैं। तो टीयर 1 कैपिटल यहां 4%, यहां आ गया 6%। टोटल कैपिटल 8%, 10.5% विद CCB, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी है यहां पर, ठीक है, बट विद बफर CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर।
और 6% तो टीयर 2 इंक्लूड है, CT1 और फिर यहां पर है 81 ऐसे समझ लीजिएगा। 81 2% है यहां पर 1.5% एडिशनल टीयर 1, ठीक है। देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एक एक्स्ट्रा बफर मेंटेन करने को कहा गया। ये जो बफर आप देख रहे हो ना 6, ये सीधे क्या हो गया 10.5, 8 से कहां पे ले आए 2.5%, तो 8% मिनिमम जो आपको फॉलो करना है, और बफर कितना है 2.5% का, ये है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये नया बफर इंट्रोड्यूस किया गया और ये मैंडेटरी बफर है। बैंकों को धीरे धीरे इस बफर को मेंटेन करना था, इसी को मेंटेन करने में इतना समय बैंकों का लग गया, ठीक है, क्योंकि बैंकों का मेन काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, पैसा आता है लोन के रूप में बांट देना है। अगर बफर के रूप में ज्यादा कैपिटल रहेगी तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं, ऑब्वियसली पड़ेगा। इसी के लिए आप देख सकते हो अगेन 10 साल पहले के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो सेविंग और एफडी पर आपको क्या मिलते थे, आज क्या मिल रहे हैं, क्योंकि अब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि बैंक ज्यादातर कैपिटल किसमें रखते हैं, ठीक है, अपने पास बैकअप के रूप में, बफर के रूप में रखते हैं। पर्पस क्या है, टू एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है। अप्लाइज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जब प्रॉफिटेबिलिटी का समय हो यानी कि बैंक लाभ कमा रहा हो तब क्या करना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना है पे आउट्स, ठीक है, अगेन प्रॉफिटेबिलिटी के टाइम पर रखना है। और अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इसको तब तक मेंटेन करना है, आप डिविडेंड मत बांटिए, बोनस मत दीजिए, ठीक है, पे आउट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, पहले ये मेंटेन करिए 2.5% का। इफ सीसीबी इज नॉट मेंटेन, तो अगर सीसीबी मेंटेन नहीं होगा तो बैंक ना तो डिविडेंड देंगे ना तो कोई बोनस देंगे, सबसे पहले इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी के समय में ही रखा जाता है, तो जब प्रॉफिट हो तब इसको मेंटेन कर लो। फिर आता है काउंटर साइक्लिकल बफर, एक और थिंग यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई। काउंटर साइक्लिकल बफर अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है आरबीआई के द्वारा, बैंकों से नहीं कहा गया है कि इसको एक्टिवेट करो, लेकिन एक और ऑप्शन दिया गया। काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या है, जब हाई क्रेडिट ग्रोथ साइकिल चल रहा हो या मार्केट में इकोनॉमी स्ट्रेस में हो, तब आपको क्या करना है, एक रेंज रखी गई है 0% से 2.5%, ये रेंज है। इस रेंज में आपको क्या करना है, ये 0 to 2.5% किसका लेना है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का ही लेना है। ये अपने पास बफर मेंटेन करना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है गुड टाइम्स पर और रिलीज करना है डाउन टर्न्स में। अच्छे समय में बफर बना लो और जब बुरा वक्त आए तब इसको इस्तेमाल करके उस बुरे वक्त से आगे निकल जाओ। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स, आर्थिक चक्र में जब डाउनफॉल में आए चक्र तो आप क्या कर सको, शॉक एब्जॉर्ब कर सको। लेवरेज रेशियो, देखिए रेशियो जितने भी होते हैं वो इफिशिएंसी चक्र होते हैं, तो बैंक को लेवरेज मेंटेन करने के लिए ये नॉन रिस्क बेस्ड मेजर है, ये किसी रिस्क पर आधारित नहीं है, नॉन रिस्क मेजर है। कैपिटल, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, कैपिटल डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, ठीक है। मिनिमम टीयर 1 लिवरेज रेशियो कितना है 3:1, यहां कैपिटल में टीयर 1 की बात करते हैं, टीयर 1 अपॉन टोटल एसेट्स में कंसोलिडेटेड एसेट्स आती हैं, तो मिनिमम ये कितना निकल करके आना चाहिए 3%। तो एक्ट एज अ बैक स्टॉप टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेवरेज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिस्क वेटिंग, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात आती है लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, ये दो नए रेशियो इंट्रोड्यूस करे गए, एलसीआर एनएसएफआर। एलसीआर बताता है कि आपके पास 30 दिनों के लिए क्या मिनिमम कैश है जिससे आप 30 डेज स्ट्रेस अगर आता है तो आप उनसे निपट सको। और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, एक साल के अंतर्गत 1 ईयर के होराइजन में लॉन्ग टर्म स्टेबल फंडिंग आपके पास है या नहीं इसको दर्शाता है। 2015 में एलसीआर इंट्रोड्यूस किया गया, 2018 में एनएसएफआर। और याद रखिएगा ये कितना होना चाहिए, तो 100% और मोर, 100% मिनिमम है ये। एलसीआर 100% होना चाहिए और एनएसएफआर भी 100% और मोर होना चाहिए, ठीक है, पूरा होना चाहिए। इस पर आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। और सातवां आता है एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट आया कि जो जितने बड़े हैं अगर फेल हो गए तो इकोनॉमी को लॉस हो जाएगा। तो टूल्स फॉर लॉस एब्जॉर्प्शन, लॉस एब्जॉर्प्शन के टूल्स क्या क्या है, कैपिटल सरचार्जेस, कंटिंजेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स आकस्मिकता के लिए, और बेल इन डेट, अगर आप ऋण में आते हो तो कैसे बेल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे 2015 में जब कॉन्सेप्ट आया ये, तो अगेन एसबीआई
और आईसीआईसीआई 2 बैंक बने थे, अब इसकी कैटेगरी में एचडीएफसी भी आ चुका है। तो वर्तमान में भारत में 3 बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, जिनको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डीसिप की कैटेगरी में रखा गया है, टू बिग टू फेल। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसल का। उम्मीद करता हूं आपको बेसल नॉर्म समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अगेन कुछ ऑफर्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेता हूं। सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि में कुछ ऑफर्स आपको मिलने चाहिए, वो ऑफर्स यहां पर देख लीजिएगा। CAIIB महापैक, ठीक है, ये महापैक मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं। यहां पर महापैक में आपको जो हमारे पुराने बैचेस हैं और जो अभी के बैचेस हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक बैच परचेज कर लीजिएगा, बार बार और कोई पैकेज खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। 69% डिस्काउंट अभी अप्लाइड है और 2499 का ये बैच अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ फाउंडेशन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। CIB फाउंडेशन बैच भी है 2.0, यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आप जुड़ते हैं फिर MCQ बैच आएगा तो फिर आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स आएगा फिर परचेज करना पड़ेगा, इसलिए महापैक हम लोग रिकमेंड करते हैं। उसको परचेज करने के बाद किसी और के साथ डायरेक्टली आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है। और इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ आपके क्रेडिट्स क्लियर हैं, कुछ नहीं है, तो आप कर सकते हैं। वैसे महापैक ही हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगेन जो कुछ भी होगा सब मिलता रहेगा, क्योंकि तैयारी तो स्ट्रक्चर्ड वे में ही करनी है हमें ना। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर MCQ पढ़ेंगे, फिर क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, ये सब चीजें। तो अगेन आप लोग जुड़िए सभी लोग, हमारी आपकी मुलाकात होती है अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।